हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा मैम। तो फ्रेंड्स हमने सिलेंट्रेटा का जनरल कैरेक्टर देख लिया, उसका क्लासिफिकेशन देख लिया। तो सिलेंट्रेटा में हमें ओविलिया पढ़ना है, तो आइए इस वीडियो में हम ओविलिया के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो सिलेंट्रेट होते हैं वो कॉलोनियल भी हो सकते हैं और सोलेटरी भी हो सकते हैं। यानी ये कॉलोनी बना के भी रह सकते हैं, तब इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉलोनियल कहते हैं। और ये या तो सोलेटरी भी हो सकते हैं। तो कॉलोनियल और सोलेटरी दो प्रकार के होते हैं। ये कॉलोनियल का मतलब क्या होता है कि कॉलोनियल बस यही नहीं है कि अगर क्या करें, क्या छोटे छोटे जीव एक तरीके से इस तरीके से जुड़ जाएं तो केवल उसी को हम कॉलोनी नहीं कहते। कॉलोनी का मतलब ये होता है कि जब कई जीव क्या हो साथ में रहें और कॉलोनी का कुछ फंक्शन कुछ जीव द्वारा परफॉर्म किया जाए और कुछ फंक्शन कुछ दूसरे जीव द्वारा परफॉर्म किया जाए। यानी सभी फंक्शन सभी जीव द्वारा इंडिपेंडेंटली ना हो। जैसे अगर अभी अमीबा की ग्रुपिंग हो जाए लेकिन हर अमीबा जो है अपना काम इंडिपेंडेंटली कर ले, वो किसी पे निर्भर ना रहे, तो वो कॉलोनी नहीं कहा जाएगा, वो केवल एग्रीगेशन कहा जाएगा। कॉलोनी कब कहा जाता है कि जब इंडिविजुअल का हो एक ग्रुप बना के रहते हो और फंक्शन के लिए कुछ फंक्शन के लिए दूसरे जीव पर डिपेंड रहते हैं। जैसे कि आप कॉलोनी में देखते हैं तो जहाँ कॉलोनी होती है वहां पर क्या होता है, सफाई की जिम्मेदारी किसी एक पर्सन की होती है लेकिन उसका लाभ सबको होता है। पानी की व्यवस्था की जिम्मेदारी एक लोगों की होती है, अनुशासन की एक होती है, तो लेकिन उसका लाभ क्या होता है, सभी को मिलता है। तो कॉलोनी में भी क्या होता है कि जब कई जीव एक साथ रहते हैं तो कुछ क्या करेंगे, न्यूट्रिशन का काम करेंगे। यानी ये भोजन को कैप्चर करेंगे, उसे पचाएंगे और पचा हुआ भोजन बाकी जीवों को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये होती है कॉलोनी। यानी कॉलोनी का मतलब केवल यही नहीं है कि जीव आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ करके या एक दूसरे के साथ रहें। कॉलोनी का ये भी मतलब होता है कि फंक्शन भी मिलजुल करके करें। तो जैसे कि अभी ओविलिया पढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट टाइम पीजीटी में पूछा था, सॉरी इसके पहले पीजीटी में पूछा गया था कि ओविलिया की कॉलोनी कैसी होती है। तो ओविलिया की जो कॉलोनी होती है वो सिम्पोडियल होती है। अब देखिए इस सिम्पोडियल का मतलब क्या होता है, तो अभी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सिम्पोडियल कॉलोनी क्यों कहते हैं। तो एक आपको ये याद रखना है कि ओबिलिया कैसा है, कॉलोनियल एनिमल है। कॉलोनी कैसी होती है, सिम्पोडियल होती है। और दूसरा ये क्या होता है, यानी कॉलोनियल क्यों होती है, क्योंकि इसकी कॉलोनी में आप देखेंगे कि दो तरीके के ज्वाइड पाए जाते हैं। दो तरह के ज्वाइड मतलब दो तरह के इंडिविजुअल पाए जाते हैं जो एक साथ रहते हैं और दोनों का फंक्शन क्या होता है, अलग अलग होता है। पहला क्या होता है, हाइड्रेट। एक को हम क्या कहते हैं, हाइड्रेट, और दूसरे को क्या कहते हैं, ब्लास्टोस्टाइल। तो ये ब्लास्टोस्टाइल और हाइड्रेट क्या है, दो जीव है जो एक साथ मिलकर के क्या करते हैं, ओविलिया का निर्माण करते हैं। तो इसका काम न्यूट्रिशन होता है और इसका काम क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो इनको क्या करते हैं, ज्वाइड कहते हैं। ये दोनों क्या है, ज्वाइड। तो हमने बताया ओविलिया की कॉलोनी क्या होती है, डाइमॉर्फिक होती है, क्योंकि इसमें दो तरीके के इंडिविजुअल पाए जा रहे हैं, हाइड्रेट और ब्लास्टोस्टाइल। और ये दोनों क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शन करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ओविलिया कैसा एनिमल है, कॉलोनियल एनिमल है, यानी दो तरीके के जीव पाए जाते हैं। अब इसके अलावा देखिए तो ओविलिया दो स्टेज में भी पाया जाता है। एक स्टेज होता है इसका पॉलिप स्टेज और दूसरा स्टेज इसका होता है मेड्यूसा स्टेज। ठीक, पहले तो आपको ये याद रखना है कि ओविलिया की कॉलोनी में दो तरीके के ज्वाइड पाए जाते हैं, हाइड्रेट और ब्लास्टोस्टाइल। हाइड्रेट का काम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है पूरी कॉलोनी को, और ब्लास्टोस्टाइल का काम क्या होता है, रिप्रोडक्शन का काम। इसके अलावा ओविलिया जो होती है दो स्टेज में पाई जाती है। पहला क्या होता है, पॉलिप स्टेज होता है, जो कि कैसा होता है, सेसाइल होता है। सेसाइल मतलब कि ये जमीन से अटैच रहेगा। और दूसरा क्या होता है, मेड्यूसा होता है, ये फ्री स्विमिंग होता है। ये क्या होता है, पानी में तैरता रहेगा। फ्री स्विमिंग और सेसाइल। तो इस तरीके से दो स्टेज हो गए। पॉलिप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा क्या बनाएगा, मेड्यूसा बनाएगा, और मेड्यूसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या बनाएगी, पॉलिप बनाएगी। तो इस तरीके से दो स्टेज हो गए। जैसे कि हम प्लांट में पढ़ते थे गैमेटोफाइट स्टेज और स्पोरोफाइट स्टेज। गैमेटोफाइट रिप्रोडक्शन करके स्पोरोफाइट बनाता था और स्पोरोफाइट रिप्रोडक्शन करके गैमेटोफाइट बनाती थी। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होते हैं, दो स्टेज होते हैं, पॉलिप स्टेज और मेड्यूसा स्टेज।
अगर पॉलिप स्टेज के देखेंगे तो पॉलिप स्टेज में दो तरीके के ज्वाइंट पाए जाते हैं, एक होता है हाइड्रेंथ और एक होता है ब्लास्टोस्टाइल। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई। ओविलिया कैसा है, कॉलोनियल एनिमल है, इसकी कॉलोनी कैसी होती है, सिम्पॉइटल होती है। यह दो स्टेज में पाया जाता है, एक स्टेज होता है पॉलिप स्टेज, एक होता है मेड्यूसा स्टेज। पॉलिप स्टेज में दो तरीके के ज्वाइंट पाए जाते हैं, हाइड्रेंथ और ब्लास्टोस्टाइल। तो यहाँ हमने जो बनाया है इसका कौन सा स्टेज बनाया है, पॉलिप बनाया है। तो अब इस पॉलिप में आपको क्या देखने को मिलेगा, हाइड्रेंथ देखते हैं कहाँ है और कहाँ ब्लास्टोस्टाइल है, इस तरीके से। और एक तीसरी चीज देखते हैं, क्यों हमने इस कॉलोनी को क्यों हम इसको कॉलोनी कह रहे हैं, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, कॉलोनी कहते हैं। तो ये कॉलोनी कैसी होती है, सिम्पोडियल होती है। अब सिम्पोडियल भी क्यों है, आइए इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ केवल एक जीव नहीं है, ये पूरी कॉलोनी है। तो यहाँ पर कॉलोनी इसको क्यों कह रहे हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि ओविलिया जो होता है, सबसे पहले यहाँ पर ये देख रहे हैं वर्टिकल ब्रांचिंग है। इस वर्टिकल ब्रांचिंग को हम क्या नाम देते हैं, स्टोलेन। स्टोलेन या इसको हम हाइड्रोरिज्जा नाम देते हैं, क्या देते हैं, हाइड्रोरिज्जा। तो हाइड्रोरिज्जा क्या है, एक हॉरिजॉन्टल ब्रांचिंग है। और इस हॉरिजॉन्टल ब्रांचिंग से आप देख रहे हैं एक वर्टिकल ब्रांचिंग निकल रही है। इस वर्टिकल ब्रांचिंग को क्या नाम देते हैं, हाइड्रोपोलस। हाइड्रोपोलस नाम देते हैं। अब ये हाइड्रोपोलस आप देख रहे हैं कि इस हाइड्रोपोलस में क्या होती है, अल्टरनेट ब्रांचिंग होती है। तो हाइड्रोपोलस क्या है, एक मेन ब्रांच है, इस मेन ब्रांच में क्या होती है, अल्टरनेट ब्रांचिंग होती है। अल्टरनेट एक तो ब्रांचिंग इस तरीके से हो सकती है, ऐसे पाइप कोरल, यहाँ से निकले यहाँ से निकले। एक ब्रांचिंग का तरीका ये होता है कि ये स्टेम पहले तो जो मेन होता है वो जाती क्या होता है, मेन एक्सेस उसको कहते हैं, या यहाँ पर अलग अलग, और उससे जो निकलता है उसको क्या कहते हैं, ब्रांचेस कहते हैं। तो ब्रांचेस एक तरीका निकलने का ये होता है, इस तरीके के। तो एक इस नोड से निकले, दूसरा इस नोड से निकले, फिर इस नोड से, फिर इस नोड से, ऐसे करके। तो जब ब्रांचिंग एक बार इस डायरेक्शन में हो, एक बार इस डायरेक्शन में, ठीक है, एक बार इस डायरेक्शन में हो रही है, एक बार इस डायरेक्शन में, एक बार इस डायरेक्शन में, एक बार इस डायरेक्शन में हो रही है। तो ऐसी ब्रांचिंग को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट ब्रांचिंग कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक बार ब्रांचिंग इधर से हुई है, फिर एक बार ब्रांचिंग इधर से हुई है, फिर ऐसे ही कंटिन्यूअस होगा, एक बार ब्रांचिंग इधर से होगी, एक बार ब्रांचिंग इधर से होगी। और ये एनिमोन जो हाइड्रोपोलस जो मेन एक्सिस है, इसके टिप पर देखिए ये थोड़ा सा ही ग्रो किया, फिर उसके बाद इसके टिप पर क्या हो गया, एक ज्वाइंट बन गया और इसकी ग्रोथ क्या हो गई, रुक गई। तो इसी के आधार पर क्या होता है, ब्रांचिंग दो प्रकार का होता है। एक तो अल्टरनेट ब्रांचिंग, तो हमने ये दिखाया कि ब्रांचिंग इस क्रम में निकल रही है, तो इसको हमने कह दिया अल्टरनेट ब्रांचिंग हो गई। और दूसरा होता है मोनोपोडियल और सिम्पोडियल। मोनोपोडियल और सिम्पोडियल का क्या मतलब होता है, ओविलिया की कॉलोनी सिम्पोडियल है। तो सिम्पोडियल का मतलब है कि जो मेन एक्सिस होगा उसमें ग्रोथ जो होगी वो डिफिनिट होगी। ग्रोथ कैसी होगी, डिफिनिट ग्रोथ होगी, यानी थोड़ा सा ही ग्रो करेगा और उसके टॉप पर क्या बन जाएगा, एक ज्वाइंट बन जाएगा और उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। इसी तरीके से इससे जो ब्रांचेस निकलेंगी उस ब्रांचेस में थोड़ा सा ही ग्रोथ होगा और उसके टिप पर क्या बन जाएगी, ज्वाइंट बन जाएगी, उसका भी ग्रोथ रुक जाएगा। ऐसे इसका भी ग्रोथ देख रहे हैं रुक जाता है। तो इस तरीके से हम इसको प्लांट के केस में पढ़ते हैं, सिम्पोडियल और मोनोपोडियल। तो सिम्पोडियल में क्या होगा कि ये जो मेन एक्सिस है या स्टेम होता है, इसके टिप पर क्या हो जाएंगे, फ्लावर निकल आएंगे, तो इसका ग्रोथ रुक जाएगा। अब इससे लेटरल ब्रांचेस निकलेंगी, इस लेटरल ब्रांचेस के टिप पर भी क्या हो जाएगा, फ्लावर निकल आएगा और इसका ग्रोथ भी रुक जाएगा। फिर इससे लेटरल ब्रांचेस निकलेंगी, इससे इस पे भी फ्लावर लग जाएगा, इसका भी ग्रोथ रुक जाएगा। तो यहाँ पर ब्रांचेस में देख रहे हैं कि ग्रोथ लिमिटेड होता है। तो जब ब्रांचेस में ग्रोथ क्या होता है, लिमिटेड होता है, तो उसको कहा जाता है सिम्पोडियल। अब लेकिन ब्रांचेस में अगर ग्रोथ क्या हो, इनडिफिनिट हो, वो निरंतर ही बढ़ता जाए, जैसे इस तरीके से ये ब्रांचेस क्या हो, लगातार बढ़ती ही जाए, इनके टिप पर कभी फ्लावर बने ही ना। तो जब टिप पर फ्लावर नहीं बनेगा और इसी तरीके से इनसे जो ब्रांचेस निकलेंगी उनके भी टिप पर फ्लावर नहीं बनेगा, तो यहाँ पर ग्रोथ क्या हो जाएगी, इनडिफिनिट हो जाएगी। तो जब टिप पर फ्लावर बन जाए या टिप पर कोई जॉइंट बन जाए और ग्रोथ रुक जाए तो उसको कहते हैं सिम्पोडियल। और जब मेन एक्सिस या ब्रांचेस अनलिमिटेड ग्रोथ करती ही रहे, इससे भी जो ब्रांचेस निकलेंगी वो भी अनलिमिटेड ग्रोथ करती रहेंगी। तो इस तरीके से जो मोनोपोडियल वाले प्लांट होते हैं वो क्या होंगे, टॉल होंगे, लेकिन जो सिम्पोडियल वाले प्लांट होंगे वो क्या हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा ही ग्रोथ होगा उसके बाद ये क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे।
फिर इससे भी थोड़ा सा ग्रोथ होगा, ये रुक जाएगा, इससे थोड़ा सा ग्रोथ होगा, ये रुक जाएगा। तो जितने भी लंबे ट्री होते हैं वो उनमें कौन सी ब्रांचिंग होती है, मोनोपोडियल। और जो ट्री छोटे होते हैं उनमें कौन सी ब्रांचिंग होती है, सिम्पोडियल। ओबेलिया की कॉलोनी कैसी है, सिम्पोडियल। यहाँ पर ब्रांचेस थोड़ी सी ग्रो हो रही है, उसके टिप पर वो टर्मिनेट हो जा रही है किसी जॉइंट में। किस जॉइंट में जो वाला हो जा रही है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इससे जो ब्रांचिंग निकली है, ब्रांचिंग किस में टर्मिनेट हो जा रही है, यानी ब्रांचिंग के इर्द पर क्या बन जा रहा है, एक न्यूट्रिटिव जॉइंट बन जा रहा है। इस न्यूट्रिटिव जॉइंट को ही हम नाम देते हैं हाइड्रेंथ। तो अभी हमने कहा इसमें हम हाइड्रेंथ भी देखेंगे और क्या देखेंगे, इसमें ब्लास्टोस्टाइल भी देखेंगे। तो यहाँ हमारा क्या बन गया, हाइड्रेंथ बन गया। अब इसी हाइड्रेंथ को हम क्या करते हैं, पॉलिप नाम से भी जानते हैं, यानी स्टेज भी कौन सी है, पॉलिप। और इस संरचना को भी हम यहाँ से यहाँ तक की संरचना को, यहाँ से यहाँ तक की संरचना को भी क्या नाम देते हैं, पॉलिप ही नाम देते हैं। इसको हम पॉलिप भी कहते हैं, या इसको एक और नाम से हम जानते हैं गैस्ट्रोजॉइट और ट्रोफोजॉइट। गैस्ट्रोजॉइट और ट्रोफोजॉइट, तो यानी इसके 4 नाम हो गए, हाइड्रेंथ, पॉलिप, गैस्ट्रोजॉइट और ट्रोफोजॉइट। ठीक है, तो बाकी ये 3 हम मिटा देते हैं, एक ही को कंसीडर करते हैं यहाँ पे, लेकिन आप नाम सब लिख लीजिए। तो यहाँ क्या होगा, ये हाइड्रेंथ हो गया। अब इस हाइड्रेंथ की संरचना क्या होती है, यहाँ पर अभी हम डिटेल में समझते हैं, पहले शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो हाइड्रेंथ का काम क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर क्या होता है, माउथ होता है, माउथ के चारों तरफ क्या होता है, टेंट्रिकल्स होते हैं, और ये टेंटिकल क्या होता है, फूड को कैप्चर करते हैं। अब कैप्चर करके कहाँ जाता है, इसके अंदर आ जाता है। फिर ये देखिए, हर जो हाइड्रेंथ होता है उसके एक्सिस से एक रिप्रोडक्टिव जॉइंट निकलेगा। इस रिप्रोडक्टिव जॉइंट को ही हम क्या नाम देते हैं, ब्लास्टोस्टाइल। ब्लास्टोस्टाइल, ठीक। तो ये ब्लास्टोस्टाइल हो गया, और आपका ये क्या हो गया, हाइड्रेंथ। तो ये क्या हो गया, एक कॉलोनी में दो रखेंगे के जीव हो गए, हाइड्रेंथ और ब्लास्टोस्टाइल। पहले क्या बनेगा, हाइड्रेंथ बनेगा, और जब हाइड्रेंथ क्या हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा, उसके एक्सिस एक्सिल से, एक्सिस नहीं कहेंगे, उसके एक्सिल से, मतलब ये मेन एक्सिस थी आपकी, ये हाइड्रेंथ निकला था, और इस पोर्शन से आपका क्या निकल रहा है, ब्लास्टोस्टाइल निकल रहा है। तो इसी को कहते हैं कि कहाँ से निकलेगा, हाइड्रेंथ की एक्सिल से निकलेगा। हाइड्रेंथ की एक्सिल से एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर निकलता है, इसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोस्टाइल कहते हैं। तो ओबेलिया की कॉलोनी सिम्पोडियल होती है, इसमें 2 जॉइंट होते हैं, एक न्यूट्रिटिव जिसको हाइड्रेंथ कहते हैं, एक ब्लास्टोस्टाइल जिसको रिप्रोडक्टिव जॉइंट कहते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं कि पेरिसार्क क्या होता है और सीनोसार्क क्या होता है। तो ये अंदर का जो हमने मटेरियल बनाया है रेड कलर का, यही इसका क्या होता है, लिविंग मटेरियल होता है। इसको हम क्या नाम देते हैं, ये लिविंग होता है, सेलुलर होता है। इसी को हम क्या नाम देते हैं, इसी को हम कहते हैं सीनोसार्क। सीनोसार्क, ये टीजीटी में भी पूछा गया था कि सीनोसार्क क्या होता है। तो सीनोसार्क इंटरनल होता है, लिविंग होता है और सेलुलर मटेरियल होता है। और उसको कवर करने के लिए देख रहे हैं, ये जो हमने ब्लैक कलर से बनाए हैं, ये कैसा होता है, नॉन लिविंग होता है, ए सेलुलर होता है, और काइटिन का बना एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, पेरिसार्क नाम देते हैं। तो अंदर सीनोसार्क होगा जो सेलुलर होगा, और सेलुलर को कौन ढके हुए होगा, पेरिसार्क जो नॉन सेलुलर और नॉन लिविंग होगा, और सीनोसार्क क्या होगा, सेलुलर होगा और लिविंग होगा। तो अभी सीनोसार्क की भी संरचना हम देखेंगे, क्योंकि ये जो सीनोसार्क है आप देखेंगे अभी जब इसका डिटेल में स्टडी करेंगे, तो इसके सबसे बाहर एपिडर्मिस होगा, अंदर गैस्ट्रोडर्मिस होगा, और फिर उसके अंदर क्या होगा, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होगी। तो यही पेरिसार्क आप ये देख रहे हैं कि ये जो पेरिसार्क है ये यहाँ तक अपना एक्सपेंड किया हुआ है, और ये किसको कवर किया हुआ है, ये आपके हाइड्रेंथ को कवर किया हुआ है। तो जब इसको हाइड्रेंथ को कौन कवर करता है, पेरिसार्क। तो पेरिसार्क के ही हम यहाँ क्या नाम दे देते हैं, हाइड्रोथीका नाम दे देते हैं, हाइड्रोथीका। और इसमें एक ये स्ट्रक्चर हो गया टेंटिकल, और ये क्या हो गया, इसका माउथ। तो ये सभी किसके पास पार्ट हो गए, हाइड्रेंथ के। इसी तरह ब्लास्टोस्टाइल भी देख रहे हैं, यहाँ पर एक पोर है, इस पोर को क्या नाम देते हैं, गोनोपोर। और उसी तरीके से पेरिसार्क जो होता है वो इसको भी कवर किए होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्लू कलर से, इसको थोड़ा अलग बना दिया है पहचानने के लिए। तो तब इसको हम क्या नाम दे देते हैं, तो ये अंदर वाला पार्ट तो हमारा ब्लास्टोस्टाइल हो गया जो कि सीनोसार्क से बना है, और इसको जो नॉन लिविंग मटेरियल यानी पेरिसार्क कंट्रोल कवर किया है
उसको हम क्या नाम देते हैं, गोनोथीका। तो गोनोथीका और हाइड्रोथीका ये एक्चुअल में क्या है, पेरिसार्क ही है। तो आइए पहले एक एक क्या करते हैं, एक एक की संरचना डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसा हमने किसका फिगर बनाया है, एक पॉलिप या एक हाइड्रेंट का। ताकि इस हाइड्रेंट में हम सब कुछ देख सके, सिनोसार क्या है, पेरिसार क्या है, इपिडर्मिस क्या है, गैस्ट्रोडर्मिस क्या है। तो हमने ये बताया कि अगर इस हाइड्रेंट के यहाँ तक बस हमने क्या बनाया, यहाँ से पोर्शन, ठीक। तो ये हमने ब्रांचिंग दिखाई और ब्रांचिंग से क्या आगे जगह के बन जा रहा है, हाइड्रेंट बन जा रहा है। तो हाइड्रेंट का जो ये सीनोसार्क पोर्शन है, अभी हमने किसको दिखाया, सीनोसार्क को। तो ये सीनोसार्क वाला पोर्शन अगर देखेंगे तो ये दो चीजों से मिलकर के बना है। सबसे बाहर क्या होगा, इपिडर्मिस। इपिडर्मिस के अंदर की जो कोशिका होंगी उसको क्या कहेंगे, गैस्ट्रोडर्मिस। और गैस्ट्रोडर्मिस एक जो कैविटी को लाइन की होती है उसको क्या कहते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। और ये तीनों पार्ट मिलकर के क्या बना रही है, सीनोसार्क। ये तीनों पार्ट मिलकर के क्या बना रही है, सीनोसार्क मिलकर बना रही है। तो यहाँ अगर इस स्ट्रक्चर की संरचना हम देखें तो वो भी वही दिखाई देगा कि बाहर इपिडर्मिस, उसके अंदर गैस्ट्रोडर्मिस, फिर ये जो कैविटी बनी है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। यहाँ भी यही सेम संरचना होगी, बस यही होती है कि यहाँ पर आकर के ब्रॉड हो जाती है। और ये यहाँ पर एक ओपनिंग बनाती है, एक फनेल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपोस्टोम कहते हैं। और हाइपोस्टोम किसके द्वारा खुलता है, बाहर, माउथ के द्वारा। ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, माउथ। तो गैस्ट्रोजॉइड जो होते हैं या हाइड्रेंट की बात करें, वो बाहर खुलते हैं किसके द्वारा, माउथ के द्वारा। और इस माउथ को चारों तरफ से कौन कौन सराउंड किया होता है, टेंटिकल। इस माउथ को चारों तरफ से टेंटिकल सर्वाइव किया होता है। तो ये संरचना होती है हाइड्रेंट की। तो हाइड्रेंट का, और यहाँ पर आप ब्रांचिंग देख रहे हैं, तो ये कौन सी भाग हो गई, पहले ये सीनोसार्क हो गया। अब इस सीनोसार्क को ही कौन प्रोटेक्ट करे रहेगा, पेरिसार्क। तो इस तरीके से हम क्या बना देते हैं, इसका पेरिसार्क भी बना सकते हैं। इसको कौन कवर किया रहेगा, इसका पेरिसार्क कवर किया रहेगा, इस तरीके से। तो आपको समझ में आएगा सीनोसार्क क्या होता है, पेरिसार्क क्या होता है। और सीनोसार्क का ही भाग होता है इपिडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस और गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। अब इसके बाद आइए हम किसका संरचना देख लेते हैं, ब्लास्टोस्टाइल की संरचना देख लेते हैं। ब्लास्टोस्टाइल की, तो इसी तरीके से ब्लास्टोस्टाइल भी किसका बना होगा, सीनोसार्क का और पेरिसार्क का बना होगा। तो पहले हम सीनोसार्क बनाते हैं, इस तरीके की संरचना है। यहाँ पर एक मटेरियल होता है, इसी मटेरियल को ही हम बस क्या नाम दे देते हैं, ब्लास्टोस्टाइल नाम दे देते हैं, ब्लास्टोस्टाइल। और ये ब्लास्टोस्टाइल का ये स्टेम है, ये वाला भाग जो हमने नीचे वाला बताया। अब ये भी किससे सराउंड होगा, पेरिसार्क से, इस तरीके से। तो वहां पर हमने पेरिसार्क का क्या नाम दिया था, हाइड्रोथीका। यहाँ पेरिसार्क का क्या नाम हो जाएगा, गोनोथीका। गोनोथीका। और गोनोथीका में बाद में यहाँ पर एक ओपनिंग बन जाती है, ओपनिंग को क्या कहते हैं, गोनोपोर कहते हैं। अब ये जो ब्लास्टोस्टाइल ये अंदर वाला भाग है, ये क्या करेगा, इसमें बर्डिंग होगी। और बर्डिंग के द्वारा ही ऐसे क्या बनेंगे, सर्कुलर मेड्यूसा बनेंगे। इसको क्या हम नाम देते हैं, मेड्यूसा। मेड्यूसा को एक और नाम से जाना जाता है, गोनोफोर। मेड्यूसा को किस नाम से जाना जाता है, गोनोफोर। तो ब्लास्टोस्टाइल विथ गोनोफोर एंड गोनोफोर क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं गोनेंजियम। गोनेंजियम। तो अंदर वाला ये जो मटेरियल है जो सीनोसार्क से बना था, उसको हमने क्या नाम दिया, ब्लास्टोस्टाइल। और ब्लास्टोस्टाइल एक पेरिसार्क से ढका हुआ है, उसको हम क्या नाम देते हैं, गोनोथीका। और गोनोथीका की ओपनिंग क्या होती है, गोनोपोर। और यहाँ पर जब इसके अंदर क्या बन जाता है, मेड्यूसा, ये क्या बन जाता है, गोनोफोर बन जाता है। तब इस पूरी संरचना को ही हम क्या कह देते हैं, गोनेंजियम। तो गोनेंजियम में ब्लास्टोस्टाइल भी आ जाएगा, गोनोथीका भी आ जाएगा, गोनोफोर भी आ जाएगा और गोनोफोर यानी मेड्यूसा भी आ जाएगा। तो ये अंतर समझ में आ गया होगा कि गोनेंजियम और ब्लास्टोस्टाइल दोनों एक ही संरचना के नाम नहीं है, थोड़ा सा अंतर होता है। ब्लास्टोस्टाइल बस सीनोसार्क वाले मटेरियल को कहते हैं
और जब इससे मेडूसा भी बनने लगती है तो उसको हम क्या कहते हैं, पूरी संरचना को हम क्या नाम दे देते हैं, गोनाइनजियम नाम दे देते हैं। तो अभी तक ओविलिया की कॉलोनी जब तक मेडूसा नहीं बनती तब तक डायमार्फिक होती है, यानी केवल दो ही तरीके के ज्वाइंट पाए जाते हैं, एक गैस्ट्रोज्वाइंट और एक दूसरा हमारा ब्लास्टोस्टाइल। लेकिन जब मेडूसा बन जाती है तो हम कहते हैं कि अब ओविलिया की कॉलोनी कैसी होगी, ट्राइमार्फिक हो गई। तो अभी तक क्या है, डायमार्फिक है। अगर यहाँ पर एक में आप मेडूसा भी दिखा दीजिए तो आप कॉलोनी कैसी हो गई, इसकी ट्राइमार्फिक हो गई। तो इस कॉलोनी की संरचना देखिए कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन अच्छे से हमने इसको समझ लिया है कि ओविलिया की कॉलोनी कैसी होती है, सिम्पोडियल होती है। और ये कॉलोनियल एनिमल क्यों होते हैं, क्योंकि कॉलोनी में दो तरीके के ज्वाइंट पाए जा रहे हैं, दो तरीके के इंडिविजुअल पाए जा रहे हैं, दोनों का फंक्शन अलग अलग है। गैस्ट्रोज्वाइंट का फंक्शन क्या है कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना है पूरी कॉलोनी को। तो अब ये हमने ये जो बताया कि यहाँ पर ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी हमने बनाई, तो इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में क्या होगा, सबसे पहले तो भोजन का पाचन कहाँ होगा, ये जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बनी थी उसमें होगा, फिर आंशिक रूप से पाचन कहाँ हो जाएगा, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में हो जाएगा। फिर उसके बाद पचा हुआ भोजन, आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन कहाँ आ जाएगा, ये जो गैस्ट्रोडर्मिस सेल है उनमें आ जाएगा। तो पूरी रूप से पाचन कहाँ होता है, गैस्ट्रोडर्मिस की सेल में होता है। पचा हुआ फिर भोजन, ये जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है इसके द्वारा ही क्या होता है, पूरी कॉलोनी में वितरित हो जाता है। यानी भोजन को कैप्चर किसने किया, ब्लास्टोस्टाइल ने। भोजन का पाचन भी कहाँ हुआ, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, लेकिन पचा हुआ भोजन क्या हो जाता है, पूरी कॉलोनी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि देख रहे हैं पूरा कॉलोनी जुड़ी हुई है। तो इसीलिए गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी क्या करती है, भोजन को पचाने का भी काम करती है और भोजन के डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करती है। भोजन का पाचन इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर दोनों होता है। पहले पाचन कहाँ होता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में होता है। फिर आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन कहाँ चला जाता है, गैस्ट्रोडर्मिस की सेल में चला जाता है। और गैस्ट्रोडर्मिस की सेल में जो पूरा भोजन जब पच जाता है वो कहाँ फिर से आ जाता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में आ जाता है। और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के द्वारा ही क्या होता है, पूरी कॉलोनी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी इस ब्लास्टोस्टाइल को भी मिल जाता है, जिसका काम क्या है, रिप्रोडक्शन करना है। तो इस तरीके से क्या हो गई, इस कॉलोनी की संरचना भी हो गई। तो अब इसकी हमने हिस्टोलॉजी भी देख ली कि केवल हिस्टोलॉजी में क्या है, सबसे बाहर एपिडर्मिस है, उसके अंदर गैस्ट्रोडर्मिस है। फिर आइए इसकी फिजियोलॉजी देख लेते हैं। तो फिजियोलॉजी में न्यूट्रिशन क्या किया, हमने डिस्कस ही कर लिया। फिर इसके बाद न्यूट्रिशन कैसे होता है ये हमने देख लिया। और रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन जो होता है वो प्रत्येक सेल के द्वारा होता है, यानी प्रत्येक सेल जो होगी ऑक्सीजन ग्रहण करेगी और रिस्पायरेशन करेगी। और इसके अलावा प्रत्येक सेल के द्वारा क्या होता है, एक्सक्रीशन भी होता है, यानी प्रत्येक सेल जो होती है उसमें जो वेस्ट बनेगा वो बाहर निकाल देगी। तो इस तरीके से इसमें होता है। अब रिप्रोडक्शन देखिए कैसे होता है। तो जो पॉलिप स्टेज होता है, तो देखिए पॉलिप स्टेज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। यहाँ हमने बताया पॉलिप स्टेज में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैसे होता है, बडिंग के द्वारा होता है। और बडिंग के द्वारा क्या बनता है, मेड्यूसा बनती है। अब ये मेड्यूसा क्या करेगी, गोनोपोर से बाहर निकल जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, मेड्यूसा की भी संरचना देखेंगे। फिर उसके बाद मेड्यूसा की फिजियोलॉजी देखेंगे कि उसमें न्यूट्रिशन कैसे होगा, रिस्पायरेशन कैसे होगा। और फिर जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि मेड्यूसा के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा। तो ये क्या करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है। आप लोग जनरली समझते हैं कि लाइफ साइकिल को ही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, तो ऐसा नहीं है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अलग चीज है, लाइफ साइकिल अलग चीज है। और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट टर्म आता है मेटाजेनेसिस। तो मेटाजेनेसिस क्या होता है ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।